चलिए स्क्रीन विजिबल होगी आई थिंक सभी को, थम्स अप करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू विधि जी। तो अब हम हठ योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो एक बहुत ही मेन अगर योग बोले तो राजयोग, हठ योग, कर्मयोग ये होता है। अगर गीता के अकॉर्डिंग देखें तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग होते हैं। ठीक है, मंत्र योग, लय योग, तो ऐसे योग बहुत सारे हैं, कुंडलिनी योग। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मैन टाइप पढ़ेंगे, जिसमें राजयोग और हठ योग एकदम मैन है, जिस पर ही लगभग सारे योग जो हैं वो बेस होते हैं। तो यहाँ पर जो हठ योग है, हठ योग से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हठ मतलब बलपूर्वक किसी चीज को करना। तो ये जो योग है इसको थोड़ा सा बलपूर्वक किया जाता है। और ये जो योग है ये बॉडी के प्यूरिफिकेशन का साइंस है, प्राणिक एनर्जी के कंटिन्यूशन फ्लो को मैनेज करने का साइंस है, और प्राणों को जागृत करने का साइंस है। तो ये हठ योग में होता है। हठ योग में क्या क्या उसके कंटेंट क्या क्या रहते हैं? षट कर्म रहते हैं, मतलब 6 क्लीनिंग टेक्निक्स होती हैं जिनसे बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल क्लीन होती है। आसन होते हैं जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। प्राणायाम होते हैं जिससे प्राणों पर, ब्रीथ पर कंट्रोल होता है और मन शांत होता है। मुद्रा होती हैं, मुद्राएं जो है वो साइकिक गेस्चर होती हैं जो कि आपके एनर्जी लेवल को मैनेज करती हैं। बंद होते हैं, बॉडी लॉक्स होते हैं जो एनर्जी के लॉक्स कहलाते हैं, और ये पर्टिकुलर बॉडी के किसी एरिया की, जहां पर हम लॉक लगाते हैं उस जगह की एनर्जी को लॉक करते हैं। तो इस तरह से इसमें मेन कंटेंट्स इसके होते हैं षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंद। अब इसका जो ओरिजिन है वो तंत्र से हुआ है और लगभग 6 सेंचुरी में हुआ है इसका। इसमें जो हठ योग के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता, विशिष्ट, ये विशिष्ट नहीं है, वशिष्ठ संहिता है, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो इस तरह के ये जो सारे ग्रंथ हैं ये हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब ये हठ योग की जो ब्रांच है, ये जो हमने जैसे पहला पढ़ा है कि हठ योग का मतलब ये होता है कि फोर्स के साथ, थोड़े से फोर्स को यूज करते हुए योग करना हठ योग होता है। अब हठ योग का साइंस क्या होता है? ये बॉडी माइंड बैलेंस का साइंस होता है और ये नाड़ियों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नाड़ियां कौन कौन सी, जो प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनको माना जाता है। तो जो ह और ठ, हठ शब्द किससे बना है? ह और ठ। तो इसमें जो ह है वो पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, और जो ठ है वो चंद्र नाड़ी या मून को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से देखा जाए कि हठ योग के अकॉर्डिंग जो राइट नॉस्ट्रिल है वो पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, वो मेल प्रिंसिपल है, वो फिजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर जब हम ठ पर आते हैं तो ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ईड़ा नाड़ी है, मून को रिप्रेजेंट करती है, फीमेल है, ये मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करती है और माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से ये दोनों नाड़ियों को हठ योग में माना गया है। अब हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हठ योग का मेन उद्देश्य है कि जो एक चित्त वृत्तियों का प्रवाह बाह्य जगत से जोड़ रहा है, उन्हें वहां से रोकना और फिर उनको अंतर जगत की ओर मोड़ना, और अपने अंदर जो शक्ति है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं उसे जागृत करके और उसे सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना, ये हठ योग का प्रमुख ग्रंथ है। क्योंकि जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तो वो अवस्था मुक्ति की या मोक्ष की अवस्था मानी जाती है। तो जो हठ योग है उसके अलावा भी जो बहुत सारे योग हैं, तो वो कौन कौन से हैं? 4 प्रमुख माने जाते हैं, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग। और गीता के हिसाब से कौन कौन से हो जाएंगे? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो ये जो 4 योग हैं, ये इन चारों में जो हठ योग और राजयोग है, इन दोनों का आपस में बहुत अधिक संबंध है। और ऐसा कहा जाता है कि हठ योग राजयोग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है और राजयोग हठ योग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो हठ शब्द है उसका अर्थ है फोर्स के साथ, बल के साथ, और कुछ क्रियाएं करना
और उन क्रियाओं के द्वारा शरीर को साफ करना, शुद्ध करना, जो कि षट क्रियाएं हैं। जिस षट क्रियाओं में क्या आता है, नैति, धौति, कुंजल, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, और ये पूरे शरीर को अंदर बाहर से साफ करते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस है। अब इसमें अभी हमने पढ़ा था ह से पिंगुला, दाई नासिका, सूर्य स्वर, ठ से बाई नासिका, चंद्र स्वर। जो ईड़ा होती है बाई नासिका वो ऋणात्मक होती है, जो पिंगला होती है वो पॉजिटिव होती है। और जब ये दोनों बैलेंस होती हैं तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों नाड़ी से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस होते हैं। तो अब जो योग में ऐसा बताया गया है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जिनमें से 3 को प्रमुख माना है, सूर्य नाड़ी, पिंगला जो राइट नॉस्ट्रिल का प्रतीक होती है, फिर चंद्र नाड़ी, ईड़ा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल का होती है, और इन दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी जिसको सुषुम्ना बोला गया है। तो हठ योग में क्या करते हैं कि ईड़ा नाड़ी पिंगला को बैलेंस करके सुषुम्ना को जागृत करते हैं, और सुषुम्ना के थ्रू कुंडलिनी को सहस्रार चक्र तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जब हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ के बात करते हैं तो यहाँ पर योग के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद। मुद्रा और बंद एक ही है ना, तथा नादानुसंधान। लेकिन जब हम घेरण्य संहिता में जाते हैं तो वहां 7 अंग माने हैं। 7 अंग कौन कौन से? षटकर्म, आसन, मुद्राबंद, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। अगर योग तत्वोपनिषद में जाते हैं तो यहाँ पर हठ योग के 8 अंग बताए जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हठ योग प्रदीपिका है, यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि हठ का मतलब क्या है, ह और ठ नाड़ी किस किस को प्रेजेंट करती हैं। अब इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि जो योग है, हठ योग है, इसको बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड किया है। पूर्व शास्त्रीय योग मतलब जब ये बहुत ही प्राचीन था, बहुत ही सीक्रेट था, और ऐसा कहा जाता था कि ये बहुत जो घने जंगलों में, मठों में जो साधु रहते हैं वही इसको फॉलो करते हैं। बाकी ये जो सर्व जन सामान्य में ये प्रचलित नहीं था। और ऋग्वेद के समय से ही ये अस्तित्व में है, और ऋग्वेद में ही इसका वर्णन आता है। उसके बाद फिर उपनिषद, भगवत गीता, जितने भी शास्त्रीय, पूर्व शास्त्रीय ग्रंथ है उनमें आया। फिर शास्त्रीय योग, तो शास्त्रीय योग उस समय की अवधि है कि जब ये सब लिपिबद्ध होना शुरू हुआ और महर्षि पतंजलि ने पहले बार योग को स्क्रिप्ट किया, लिखा। फिर उत्तर शास्त्री मतलब उसके बाद का जो योग है, और वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साधु जैसे विवेकानंद जी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे साधु हुए जिन्होंने इस योग को प्रचलित किया। अब जो हठ योग प्रदीपिका हमको मेन पढ़ना है, इसके रचनाकार कौन है? स्वात्माराम योगेंद्र, और इनका विषय क्या है? हठ योग। अब ये हठ योग प्रदीपिका में 4 चैप्टर हैं। उसमें से पहला है आसन विधि, जिसमें कि 67 श्लोक हैं। प्राणायाम 78 श्लोक हैं। मुद्रा विधान, जिसमें मुद्रा और बंध का वर्णन है, 126 श्लोक है। और लास्ट है समाधि लक्षण, जिसमें 114 श्लोक। तो ये 4 चैप्टर में डिवाइड है ये पूरा ग्रंथ। और फिर इसमें आसन विधि, जो पहला चैप्टर, उसके अंतर्गत क्या क्या बताया है कि जो योगी है उसको मठ का निर्माण, मतलब वो जहाँ रह रहा है वो स्थान, रहने की जो उसकी कुटी है वो कैसी होनी चाहिए। योग के मार्ग में कौन से तत्व साधक हैं, उसके कौन से बाधक हैं। फिर आसन में 84,000 आसन में 84 आसन प्रमुख माने, और उनमें से भी 15 आसन को प्रमुख माने। पथ या पथ, और ये सारी चीजों का वर्णन पहले चैप्टर में। दूसरे में क्या है? दूसरे में प्राणायाम विधि का वर्णन है कि प्राणायाम कितने होते हैं। यहीं पर पहले षट कर्म है, तो दूसरे अध्याय में जो षट कर्म है तो वो नैति, धौति, वस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये पूरे षट कर्मों का वर्णन है। साथ ही यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है, जिन्हें अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है। और ये कौन कौन से हैं? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 प्राणायामों का यहाँ पर वर्णन है। नेक्स्ट, इसी जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा विधान, इसमें मुद्रा और बंध बताए गए हैं। तो यहाँ पर
10 मुद्राओं का वर्णन है, जिनमें कौन कौन सी है? महामुद्रा। मुद्रा मतलब कोई एक पर्टिकुलर गेस्चर बनाना बॉडी का या फिर फिंगर्स का। तो महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन, ये 10 मुद्राओं का वर्णन है और 4 बंधों का वर्णन है, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूलबंध और महाबंध। तो इस तरह का यहाँ पर मुद्रा विधान चैप्टर में 2 चीजों का वर्णन है। फिर चौथा चैप्टर आता है समाधि लक्षण। तो इसमें समाधि के लक्षण, चित्तालय, शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और नाद अनुसंधान। और नाद अनुसंधान की 4 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इनका वर्णन चौथे अध्याय में है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने सबसे पहले देखा था कि योग के साधक और बाधक तत्व क्या होते हैं, और उसके पहले हमने क्या देखा था कि कुटिया का निर्माण। तो जो कुटिया का निर्माण होता है तो वहां पर ऐसा कहा गया है कि भाई वो उचित स्थान हो, वहां पर बहुत अधिक शोरगुल ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत अधिक बांस के पेड़ हो, क्योंकि बांस के पेड़ों में अक्सर आग लगने की दुर्घटनाएं होती हैं। महानदियों के पास ना बनाए जिससे बाढ़ आदि ना आए, और जो हठ योग की साधना योग्य हो वो कुटी एकांत में हो, समतल स्थान हो, जानवरों से रहित हो, उसका द्वार छोटा हो, उसमें बहुत सारे गड्ढे या चूहे आदि के बिल ना हो, उसकी भूमि समतल हो और सभी जो उसके फर्श दीवारें गोबर से लिपी हुई हो, पूरी कुटिया स्वच्छ और निर्मल हो, उसमें मच्छर मक्खी ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी उसमें चीजें दी गई हैं। अब योग सिद्धि कारक 6 कृत्य जो दिए गए हैं कि जो ये जो 6 कृत्य हैं ये योग में सहयोगी होते हैं। कौन कौन से? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान। उत्साह, साहस, धैर्य सभी को मालूम होगा। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि संसार की वास्तविकता को जानना और माया और अविद्या से दूर होते हुए स्वयं को पहचानना, ईश्वर तत्व को पहचानना। निश्चय मतलब होता है कि जितने भी हमारे आगम ग्रंथ हैं, गुरु के उपदेश हैं, उन पर विश्वास रखना। और जनसंघ का परित्याग मतलब भीड़ भाड़ का त्याग करके और एकांत अवस्था में रहना। फिर ये 6 तत्व ऐसे हैं कि जो योग साधना में बाधक हैं। अब ये क्या होते हैं? अत्यल्पाहार मतलब बहुत अधिक भोजन करना, जितनी भी भूख है उसके कंपैरिजन में बहुत अधिक ओवर ईटिंग करना। फिर उसके अंदर प्रयास मतलब आप जितना प्रयास कर सकते हैं उससे आपका कम प्रयास करना। प्राजल मतलब बहुत अधिक बात करना है, जिसे बहुभाषण बोलते हैं कि बहुत अधिक बोलते रहना हमेशा, क्योंकि बोलने से भी एनर्जी ड्रेन होती है। नियम ग्रह मतलब जो योग के नियम है उनका पालन ना करना, जैसे सुबह नहाने के बाद ही योग करना, या सुबह जो हमारे नियमित कार्य होते हैं उनको करने के बाद ही योग करना, या भोजन किस तरह का करना, या भोजन में क्या लेना, ये सारी चीजें। जनसंग मतलब बहुत अधिक लोगों के बीच में रहना, भीड़ भाड़ में रहना। और लौलल्य, लौलल्य मतलब होता है कि जो आपके सेंस ऑर्गन है, इंद्रिय हैं, उनका बहुत अधिक चंचल होना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये योग साधना के मार्ग में बाधक हैं। अब कुछ अन्य कृत्य भी दिए गए हैं जो बाधक हैं। आलस्य आप समझते हो। धूर्त संगोष्ठी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का साथ रखना जो दुर्जन हो, सज्जन व्यक्तियों के साथ न रह के दुर्जन व्यक्तियों के साथ रहना। मंत्र साधना मतलब हठ योग का एक मिस यूज करते हुए मंत्र साधना करना, जिसमें वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, स्तवन मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए मंत्र को सिद्ध करके और उसका उपयोग करना। और चौथा है धातु विद्या। तो धातु विद्या जो रसायन विद्या या धातु विद्या दोनों एक ही चीज होती हैं, और यहाँ पर कुछ धातुएं होती हैं जैसे तांबा, लोहा, रांगा। इन कुछ धातुओं को जब एक पर्टिकुलर मात्रा में मिलाते हैं तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन धातुओं से सोने बनाने की विद्या को ही रसायन विद्या या धातु विद्या कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ साधक के लिए पथ्य अपथ्य भी दिए हैं कि साधक को क्या चीज खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए। तो जो अपथ्य हैं वो क्या है? कटु रस, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, लवण रस,
उष्ण प्राकृतिक हरे साग, कांजी, तेल या तेल से बने पदार्थ, तिल, सरसों, मध्य, मत्स्य, मांस, मधी, मठा, कुल्थी, बेर, तिल के लड्डू, रेवड़ी, हींग, लहसुन, ये चीजें योग साधक के लिए अपथ्य बताई गई हैं। वहीं पर पथ्य क्या बताया है? गेहूं, 60 दिन की अवधि में खेत में पक जाने वाले चावल, जौ, दूध, घी, शक्कर, मक्खन, मिश्रित, मधु, सौंठ, परवल, फल, शास्त्र बोधित पंचशाक, मूंग तथा पवित्र और शुद्ध जल, ये सारी चीजें यहाँ पर पथ्य में बताई हैं। अब हम इसका सबसे पहला देखते हैं कि इसमें जो षट क्रियाएं हैं उनका वर्णन किस तरह से। वैसे तो इसके पहले चैप्टर में आसन का है, लेकिन हम दूसरा चैप्टर पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो षट क्रियाएं हैं जो कि शरीर को अंदर और बाहर से प्योर करती हैं, क्लीन करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नैति, धौती, वसी, त्राटक, नौली, कपालभाति, ये 6 क्रियाएं हैं। अब इनको हम 6 को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बहुत अधिक तो नहीं देखेंगे। तो ये जो षट कर्म है, तो जो नैति होती है वो नेजल मतलब ईएनटी पोर्शन को, ईयर, नोज, थ्रोट, इन पोर्शन की क्लीनिंग करती है। जो धौती होती है वो इंटरनल क्लीनिंग करती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। वस्ती होती है ये जो एक तरह से यौगिक एनिमा है, जैसे कि आज एनिमा दिया जाता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को क्लीन करती है। नौली एब्डोमिनल मसाज है। कपालभाति फ्रंटल ब्रेन को क्लीन करती है और लंग्स को क्लीन करती है। त्राटक आईज की क्लीनिंग है। तो इस तरह से ये 6 आपको याद रखने की बहुत जरूरत है कि ये 6 जो चीजें ये कहाँ कहाँ क्लीन करती हैं। इसके बाद इसके चैप्टर में प्राणायाम है। तो प्राणायाम से क्या होता है कि जो प्राण होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है, इमोशन, डिजायर, ब्लॉकेज, जो नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है, ये सारी चीजें, कहीं कहीं मान लीजिए एनर्जी ब्लॉक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं प्राणायाम से। और यहाँ पर 8 तरह के प्राणायाम है जिनको हम अष्टकुंभक प्राणायाम कहते हैं। अब यहाँ पर जो षट क्रियाएं हैं उनका डिटेल दिया गया है, जिसमें पहली कौन सी है? धौती। तो धौती को अगेन क्लासिफाई किया है, सबसे पहले 4 भाग में क्लासिफाई किया है, और वो क्या क्या है? अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूलचोदन। और ये जो धोती है, ये अंतर धोती फिर से 4 प्रकार की होती है, वातसार, वाहिसार, अग्निसार, वहीकृत अंतर धोती, जिसमें हम अग्निसार क्रिया अक्सर करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। दंत धोती में दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। और हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। और मूल शोधन मतलब एनस रेक्टम पार्ट की क्लीनिंग। तो अगर हम इसमें धोती में देखें तो जो अंतः धोती, इसमें वातसार क्रिया कुछ इस तरह से की जाती है, इनहेल करके पेट को चलाया जाता है। यहाँ पर वाहिसार जो है ये लघु शंख प्रक्षालन है पूरा, जो कि 5 आसनों का जिसमें सेट होता है, और ये 5 आसनों का सेट 10-10 बार हर राउंड में किया जाता है, 5 राउंड किए जाते हैं। गर्म हल्का कुनकुना नमकीन पानी पी के किया जाता है, जिससे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेके एनस तक क्लीन हो जाती है। और ये इंटेस्टाइन या जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्लीन करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है, जहां पर हम बिल्कुल टोटली जो है एक ऐसे प्रोसेस से एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करते हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक है या नेचुरल है। अग्निसार क्रिया, नाभि को अंदर बाहर चलाते हैं, जिससे कि ये इंटेस्टाइन की पूरी मसाज होती है। ये बहिकृत अंतर्धोती जो होती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया है। फिर जो दंत धोती मतलब दंत को साफ करना, कर्णरंध्र मतलब कानों को साफ रखना, दंत मूल मतलब दांतों को साफ रखना, और कपाल रंध्र का मतलब होता है कि जो हमारा क्राउन हेड है उसे क्लीन करना, और जिह्वा शोधन मतलब टंग को क्लीन करना। फिर उसके अंदर हृदय धोती में दंड धोती मतलब एक प्लास्टिक की ट्यूब को मुंह के अंदर डालते हैं बहुत सारा पानी पी के, और वो उस ट्यूब के थ्रू पानी बाहर कर देते। कुंजल मतलब वमन क्रिया होती है कि बहुत सारा पानी पी के उसको बाहर उलट देना। और वस्त्र धोती क्या होती है कि कपड़े की एक पट्टी होती है जिसको खाते हुए अंदर ले जाते हैं और उसको बाहर करते हैं खींच के, तो उसमें अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वो लिपट के बाहर आ जाती है। मूल शोधन होता है एनस पार्ट को क्लीन करना, उसके लिए बहुत सारे
आजकल इक्विपमेंट्स भी आते हैं। जो ये बॉटल दिख रही है, ये मूल शोधन को यानी एनस और रेक्टम को क्लीन करने के लिए ये एक एपरेटस आता है। फिर वस्ती मतलब एनिमा है, जिसमें हम रेक्टम, एनस और लार्ज इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करते हैं। फिर नेति मतलब ईएनटी है, इसमें नाक, कान और गले, इन तीनों की पूरी क्लीनिंग करते हैं। इसमें जल नेति, सूत्र नेति, दो तरह की नेति होती हैं। जल नेति में एक नासिका से जल को डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं। सूत्र नेति में सूत्र के द्वारा करते हैं ये क्रिया। फिर नौली, नौली में पेट को इस तरह से अंदर बाहर चलाते हैं, जिससे गट मोबिलिटी होती है और जब पेट की पूरी मसाज होती है। अब ये भी मध्य नौली, वाम नौली अलग अलग तरीके की होती है। भ्रमर नौली, दक्षिण नौली, तो इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फिर त्राटक, त्राटक मतलब आंखों की क्लीनिंग है। तो इसमें मोस्टली जो सबसे फेमस है कि एक दीपक को या कैंडल की फ्लेम को लगातार देखना। बाकी और भी तरह के त्राटक होते हैं। किसी भी पिक्चर को, जैसे किसी देवता की मूर्ति को, किसी प्लेनेट को, किसी बिंदु को, ये सब तरह के भी त्राटक होते हैं। फिर कपालभाति मतलब नेवल को केवल एक्सेल करते हुए बाहर की अंदर की तरफ नेवल को ले जाना और श्वास को बाहर छोड़ना। तो ये फोरहेड जो है उसको क्लीन करने की प्रोसेस है। ये कपालभाति है। इसके बाद में कपालभाति भी कई तरह की होती है। व्युतक्रम, वातक्रम और शीतक्रम, ये 3 तरह की कपालभाति होती है। तो ओवरऑल हम देखें कि ये 6 क्लीनिंग प्रोसेस होती है, जिसमें नेति, ईएनटी, धोती मतलब जो अपर एलिमेंट्री कैनाल, कपालभाति मतलब फ्रंटल लोब, और नौली मतलब एब्डोमिनल, वस्ती मतलब लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, और त्राटक मतलब आइस। अब इसके बाद हम आते हैं इसके आसन वाले पार्ट पर। तो इसमें जितने भी आसन है उनमें से 84 प्रमुख आसनों का वर्णन किया है, और 84 में से भी 15 उनने और प्रमुख माने हैं। तो यहाँ पर लगभग 84 लाख आसन में से कितने सिलेक्ट किए हैं? 84 आसन हठ रत्नावली में, घेरण्य संहिता में लगभग 32 आसन सिलेक्ट किए हैं, हठ योग प्रदीपिका में 15, शिव संहिता में 4 और गोरख संहिता में कुल 2 आसनों को जगह दी गई है। तो इस तरह से ये आसन को चूज किया गया। तो यहाँ हम हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने आसन होंगे? 15 आसन। इसमें सूर्य नमस्कार को भी जगह दी गई है। सूर्य नमस्कार के बाद यहाँ पर 84 आसन प्रमुख माने हैं, जिनमें से 15 का इसमें वर्णन किया है। हठ योग में 84 आसन माने, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में कितने आसन प्रमुख माने हैं? 15। और ये जो आसन है, इनका उद्देश्य क्या है कि बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करना, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, उसमें जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन है, हार्मोन सिक्रेशन, उसे मैनेज करना। फिर इसमें कौन कौन से बैठने के आसन, लेटने के आसन और खड़े होकर करने वाले आसन प्रमुख हैं। तो बैठने के आसन में जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, जानुसिरासन आदि हैं। लेटने में शवासन, हलासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, धनुरासन। अब लेटने में दोनों स्थिति हो सकती है, प्रॉन पोस्चर भी और सुपाइन भी। और खड़े होके में ताड़ासन, उत्कटासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, ये सारे आसन इसमें शामिल हैं। अब इसमें आसन जो है वो कई बार 2 चरण में भी हैं और बहुत एडवांस आसन भी हैं, दोनों तरह के समावेश हैं। अब ये जो आसन से इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बॉडी को कॉस्मिक अलाइन करते हैं। मतलब जो पूरी ब्रह्मांड जो है पूरा, उससे ये अलाइन करते हैं। और इसके अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ आसन है। और जब ये आसन में कोई सिद्ध कर लेता है तो उसकी कॉन्शियसनेस उच्च अवस्था की ओर जाने लगती है। अब हम देखेंगे मेडिटेटिव पोस्चर्स कौन से हैं, मतलब ध्यानात्मक आसन कौन से हैं। तो हठ योग प्रदीपिका में ये 4 दिए हैं जो ध्यानात्मक आसन है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो ये 4 आसन कौन कौन से इसमें दिए हैं? पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन और स्वस्तिकासन इसमें बनानी है। तो स्वस्तिकासन,
तो ये जो पद्मासन है इसमें क्या होता है, पैरों की मुद्रा एक कमल के जैसे हो जाती है और ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बॉडी अलाइनमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जितने भी ध्यानात्मक आसन में उनमें आप देखिएगा कि ज्यादातर बॉडी का शेप जो है वो पिरामिड शेप बनता है, तो जिससे ये कॉस्मोस की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। सिद्धासन ये कुंडली जागरण और जितनी भी जेनेटिकल एनर्जी है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्वास्तिकासन ये एक शुभ मुद्रा मानी जाती है, और ये जो लोग शुरू कर रहे हैं और जिनके बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो धीरे धीरे सुखासन, फिर उसके बाद अर्ध पद्मासन, फिर स्वास्तिकासन, फिर उसके बाद वो पद्मासन पर उनको लेके जाते हैं। फिर सुखासन मतलब एक आरामदायक स्थिति है और जो सभी के लिए कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन मतलब पद्मासन को आधा ही करना उनके लिए है जो पूर्ण पद्मासन में नहीं बैठ सकते। वीरासन, यहाँ वज्रासन को वीरासन भी कहा गया है, और ये एक रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटिव सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। तो इस तरह से सिद्धासन, अर्ध पद्मासन और स्वास्तिक आसन में क्या अंतर होगा? अर्ध पद्मासन पद्मासन का आधा रूप है, स्वास्तिक आसन अपने आप में डिफरेंट है, आसन ही अलग है वो तो ना। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो मेडिटेटिव पोस्चर है, इनकी विशेषताएं क्या है कि इससे स्टेबिलिटी मिलती है, एक स्टेबल बेस मिलता है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट होती है और एक स्टिलनेस मिलती है, मतलब स्थिरता मिलती है, जो कि ध्यान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अब इसके बाद हम प्राणायाम पर आते हैं। तो जो प्राणायाम है यहाँ पर जैसे आपको बताया था कि 8 प्राणायाम को मेन माना गया और उसको किस नाम से जाना है, अष्ट कुंभक। तो जो प्राणायाम है ये ब्रीदिंग टेक्निक है। यहाँ पर जो इनहेल करते हैं उसको योग की भाषा में क्या कहा जाता है, पूरक। और जो रिटेंशन करते हैं मतलब श्वास को रोकते हैं चाहे अंदर चाहे बाहर, उसको कुंभक। और जो एक्सेल करते हैं उसे रेचक कहते हैं। तो जब हम बाहर की तरफ सांस को रोकते हैं तो उसको बहिरंग कुंभक, जब अंदर की तरफ रोकते हैं तो अंतरंग कुंभक, और केवली कुंभक मतलब जहां है वहीं रुक जाना। ठीक है, तो इस तरह से ये कुंभक होते हैं। और यहाँ पर जो 8 प्राणायाम है उनको अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो ये जो प्राणायाम क्या है, ये मुख्य तरह से पूरी तरह से श्वासों को कंट्रोल में करना है या प्राण ऊर्जा को कंट्रोल में करना है, और धीरे धीरे नाड़ियों को क्लीन करना है। तो जैसे जैसे नाड़ियां क्लीन होती जाती हैं, मन स्थिर होता जाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे साधक जो है वो चेतना को आगे बढ़ाता हुआ ऊपर की ओर उठता है। लेकिन यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका के हर जगह ये स्पष्ट आदेश दिया गया है कि ये उचित आहार और गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको प्रारंभ करें। तो यहाँ पर जो अष्ट कुंभक है उसमें क्या है, सूर्य भेदन मतलब राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है, उज्जाई मतलब जिसमें हम साइकिक ब्रीदिंग है, यानी जिसमें हम गले के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए करते हैं, शीतकारी कूलिंग ब्रीदिंग, शीतली कूलिंग ब्रीदिंग, भ्रामरी हमिंग भी ब्रीदिंग, भस्त्रिका बेलो ब्रीदिंग, और मूर्छा मतलब स्नूविंग आर फेंटिंग ब्रीदिंग, और पल्लवी मतलब गल्पिंग ब्रीदिंग। तो ये सारी तरह की ब्रीदिंग्स हैं इसमें, और इनका सबका मूल सिद्धांत क्या है कि प्राणों पर कंट्रोल करना, नाड़ियों की शुद्धि करना, जितनी भी अशुद्धियां नाड़ियां में उन्हें दूर करना, मन को स्थिर बनाना, माइंड स्टेबलाइजेशन, और कुछ ऐसे यहाँ पर इसकी कंडीशंस दी हैं कि जब आसन मुद्रा में आप करते हैं तो उस समय आपका भोजन शुद्ध और संयमित होना बहुत ही जरूरी है। अब इसकी जो तकनीकें हैं वो क्या हैं, जो नाड़ी शोधन करते हैं तो बाईं ओर से सांस लेना है, दाईं ओर से छोड़ना है। सूर्य भेदन में दाईं नासिका से सांस लेना है, बाईं से छोड़ना है। उज्जाई में गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इनहेल एक्सेल करना है। भस्त्रिका में एक धोकनी जैसी बलपूर्वक सांस को लेना भी है और बलपूर्वक सांस को छोड़ना है। शीतली शीतकारी में एक कूलिंग इफेक्ट आता है और ये बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है। भ्रामरी मतलब हमिंग बी की तरह साउंड करते हुए श्वास छोड़ना।
मूर्छा मतलब सांस को अंदर लेना है और जालंधर बंद के साथ रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। और प्लावी मतलब हवा में इसको पानी में किया जाता है, तो पेट में हवा भर के और शरीर को छोड़ दिया जाता है कि वो तैरने लगे। तो इस तरह से ये 8 प्राणायाम है और इनके चरण हमेशा क्या रहते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, और कई बार अंत कुंभक भी लगाते हैं तो फिर से कुंभक। अब इसमें एक श्लोक दिया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, मतलब प्राणों के चलायमान होने से चित्त भी चलायमान हो जाता है, और जब प्राण निश्चल हो जाते हैं तो मन भी निश्चल हो जाता है। तो यदि योगी को अपने मन की चंचलता को रोकना है, उसे अपने वश में करना है, एकाग्र करना है, तो उसको बहुत आवश्यक है कि वो अपनी श्वासों को नियंत्रण में करे, और श्वासों पर नियंत्रण प्राणायाम के थ्रू आता है। तो यहाँ पर वही ये 8 प्राणायाम है। इसमें ब्रीदिंग जो है वो यौगिक ब्रीदिंग होती है, मतलब ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल। तो इसमें वैली, एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकुलर तीनों तरह की ब्रीदिंग यूज होती है। अब ये सूर्य भेदन में क्या करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, तो इससे पिंगुला नाड़ी इफेक्टेड होगी। उज्जाई प्राणायाम में गले के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। शीतकारी में दांतों को बंद करते हुए उससे इनहेल करते हुए एक्सहेल करना है। शीतली में लिप टंग को राउंडेड करते हुए ट्यूब शेप करते हुए उससे इनहेल करना है। भस्त्रिका में इनहेल एक्सहेल दोनों फोर्सली करना है, डायफ्राम ब्रीदिंग करना है। भ्रामरी में हमिंग बी का साउंड करते हुए एक्सहेल करना है। और जालंधर बंद, इसमें चिन को लॉक करना है। और प्लावी ये इस तरह से पानी में किया जाता है, तैरते हुए मैक्सिमम इनहेल करके पेट में हवा भर के और शरीर को तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम बॉडी लॉक्स पर। तो 4 तरह के बंद हठ योग में बताए हैं। मूल बंद कहाँ पर लगेगा, फ्लोर मसल्स, एनस वाले रीजन में। ये बिल्कुल वैसे लगता है कि जैसे मॉर्निंग में हम अपने नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं। फिर उड्डयन बंद नेवल वाले रीजन में, मतलब नेवल को जितना अधिक स्पाइन की तरफ ले जाके लॉक कर दें वो उड्डयन बंद। और जालंधर बंद गले वाले रीजन में लगता है। और जब इन तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो वो महाबंद कहलाता है। तो इस तरह से हठ योग प्रदीपिका में 4 तरह के बंधों का वर्णन है। मूल बंद फ्लोर मसल्स में, उड्डयन बंद नेवल के आसपास, जालंधर बंद गले पर, और इन तीनों को एक साथ लगाया तो महाबंद। तो ये जो बंद है ये कुंडलिनी को, और यहाँ पर आपने जब हमने बीच में आपको पढ़ाया था तो 3 ग्रंथियां पढ़ाई थी, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। उन ग्रंथियों की गांठों को खोलने के लिए ये सारे बंद लगाए जाते हैं। अब जो मूल बंद है ये आपको बताया है कि बिल्कुल जैसे सुबह हम नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं वैसा लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि अपान वायु ऊपर की ओर बढ़ती है और मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। फिर एब्डोमिनल लॉक है, ये उड्डयन बंद हो जाता है। इसमें नाभि को जितना पीछे खींच सकते हैं उतना खींचते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो बंद लगाते हैं तो इससे मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। फिर इसके बाद जालंधर बंद गले में लगाते हैं, मतलब जो ऊपर ललना या विसर्ग बिंदु से अमृत का रिसाव हो रहा है उसको गले में ही रोक देना, और उसे मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंचने देना, जिससे वो अग्नि में जल के समाप्त ना हो। और जब तीनों बंधों को लगाते हैं तो उसे महाबंद कहते हैं। इनका उद्देश्य कुंडलिनी को जगाना, एनर्जी को मेंटेन करना, और ये जैसे जालंधर बंद है तो वो गले और उसके आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, एक्टिवेट करेगा। उड्डयन बंद है तो वो पेट के आसपास के, और अगर मूल बंद है तो वो एनस के आसपास के। तो ये जो त्रिबंध हो गए इनको त्रि एनर्जी लॉक्स भी कहते हैं। और ये कौन कौन से हो गए, गले में जालंधर बंद, नाभि में उड्डयन बंद, और फ्लोर मसल्स में सबसे नीचे मूल बंद। और जब तीनों को एक साथ लगाया तो महाबंद। तो जालंधर बंद में इस तरह गला लॉक होता है, ये जालंधर बंद है। अगर नाभि को मैक्सिमम अंदर ले जाते हैं और रोक के रखते हैं तो ये उड्डयन बंद है। और अगर फ्लोर मसल्स को मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचकर कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं तो ये मूल बंद है। तो और इन तीनों को एक साथ लगाया तो महाबंद। तो इस तरह से ये बंद कंप्लीट होता है। इसके बाद में है योग मुद्राएं।
तो इसमें बहुत सारी मुद्राओं का भी वर्णन किया गया है। और ये जो मुद्राएं हैं ये हैं महामुद्रा, बंध की तीनों मुद्राओं का वर्णन है इसमें। बंध को मुद्रा के रूप में भी लिया है। महाभेद मुद्रा, फिर खेचरी मुद्रा जो कि मुंह में जीभ को यू टर्न करते हुए अंदर की तरफ करते हुए ले जाते हैं, लॉक करते हैं। और इसका भी उद्देश्य होता है कि जो ललना बिंदु से अमृत का रिसाव हो रहा है उसको गले में रोक लेना, मणिपुर चक्र तक जाने से रोकना। उड़ियान बंध मुद्रा, फिर मूल बंध मुद्रा, वज्रौली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और कुछ हस्त मुद्राएं भी होती हैं जिनका वर्णन इसमें है। तो इस तरह से ये जो मुद्राएं हैं ये एनर्जी को एक्टिवेट करती हैं, एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करती हैं, जितने ब्लॉक्स होते हैं उनको खोलती हैं। यहाँ पर कुछ जैसे ज्ञान मुद्रा है तो ये माइंड को क्लियर करती है, ओवर थिंकिंग से बचाती है। तो इस तरह से हर मुद्रा का अपना एक महत्व है जो इसमें दिया गया है। अब ये मुद्राएं हम देख चुके हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा। फिर उड्यान बंध मुद्रा, मूल बंध मुद्रा, जालंधर बंध मुद्रा, विपरीत करणी, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा। ये 10 मुद्राएं हैं और इनका भी उद्देश्य है कुंडलिनी का जागरण करना, एनर्जी को रोकना और स्वास्थ्य को बहुत हेल्दी बनाना, लंबे समय तक पूर्ण आयु चलने तक बनाना, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहयोगी होती है। अब ये प्रत्याहार से हम बाद में लें क्या? बहुत सारा हो गया ना? जी मैम, बहुत। चलिए, तो ये सारा अभी इसमें इसका जो तीसरा और चौथा अध्याय बाकी है जिसमें कि नाद अनुसंधान, प्रत्याहार, ये सारी चीजों का वर्णन है, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि का। मैम, प्रत्याहार अस्थि योग में और ज्ञान योग में अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है। मैम, ये षटकार की क्लास जो है ये प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि